आज हम बात करेंगे प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं। तो प्रबंध के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य है प्रबंध का वो है संगठनात्मक उद्देश्य। अब संगठनात्मक उद्देश्य होते क्या हैं, आइए देखते हैं। किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम संभव लाभ के लिए उपयोग करना होता है, जिसका तात्पर्य है किसी व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना। तो संगठनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, यानी हम इस तरीके से मानव और भौतिक संसाधनों का उपयोग करें कि संस्था को अधिकतम लाभ हो और उसके आर्थिक उद्देश्य भी पूरे हो सकें। अब इसमें आता क्या क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है जीवित रहना। अब हर एक को जीवित रहना पसंद है, तो संस्था भी चाहती है कि वो जीवित रहे। जीवित रहने के लिए एक संगठन को लागतों को पूरा करना होता है और पर्याप्त आगम अर्जित करनी पड़ती है ताकि वो जीवित रहे। दूसरी बात, उसको लाभ मिलता रहे। लाभ किसी भी उद्योग के लिए, किसी भी व्यवसाय के निरंतर सफल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन होता है, क्योंकि जब तक लाभ नहीं होगा तो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तीसरी बात, वृद्धि, यानी व्यवसाय में बने रहने के लिए प्रबंध को क्या करना पड़ता है, संगठन की विकास क्षमता पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए ताकि उसकी वृद्धि होती रहे। यानी ये तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, संस्था का जीवित रहना, लाभ अर्जित करते रहना और उसकी वृद्धि होना, तभी हम बोलेंगे संगठनात्मक लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य। क्योंकि हम समाज में रहकर ही सारे कार्य करते हैं, तो प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब सामाजिक उद्देश्य का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है समाज के विभिन्न अंगों के लिए अनुकूल आर्थिक मूल्यों की रचना करना। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन पद्धति अपनाना, यानी हम इस तरीके से उत्पादन करें कि क्या ना हो, पॉल्यूशन ना हो, वातावरण दूषित ना हो। रोजगार के अवसर प्रदान करें हम लोगों को, जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर मिलें, हम उन्हें नौकरी दें। समाज के जितने भी अल्प विकसित वर्ग हैं या समुदाय हैं उनके लिए बुनियादी सुविधाएं दें, जैसे स्कूल, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि प्रदान करना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है प्रबंध का, जो बहुत ही अति आवश्यक है समाज में रहते हुए समाज की सेवा करना। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रबंध का व्यक्तिगत उद्देश्य। या व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है, जो जो भी संगठन है उसमें बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं और उनकी विभिन्न विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं जिसके लिए वो संगठन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे वित्तीय आवश्यकताएं हो सकती हैं, वेतन अच्छा मिले उन्हें, भत्ते अच्छे मिलें, और उसके अलावा उनकी कुछ सामाजिक ज़रूरतें भी होती हैं, जैसे सहकर्मी से पहचान हो उनकी, और उच्च स्तर की ज़रूरतें भी होती हैं, व्यक्तिगत विकास हो उनका। तो बहुत सारी व्यक्तिगत विशेषताएं भी होती हैं, यानी व्यक्तिगत जो वो चाहते हैं कि ये हमारे उद्देश्य पूरे हों। लेकिन प्रबंध को क्या करना पड़ता है, इन सब के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है ताकि व्यक्तिगत लक्ष्यों और संगठनात्मक उद्देश्यों दोनों का मिलान हो जाए। यानी वो लोग इस तरीके से कार्य करें कि उनके लक्ष्य तो पूरे हों ही हों और संगठन के उद्देश्य भी पूरे हो जाएं। अब हम बात करते हैं प्रबंध के महत्व के बारे में, क्योंकि प्रबंध आपको बताया गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आइए देखते हैं प्रबंध के महत्व के बारे में। सबसे पहला महत्व है, प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अब कैसे मदद करेगा सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में, क्योंकि क्या है प्रबंध का कार्य, संगठन के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास को एक सामान्य दिशा देना है। यानी जितने भी व्यक्ति उस संगठन में कार्य कर रहे हैं उनके प्रयास एक ही दिशा में हों, ऐसा ना हो कि सब अलग अलग दिशा में कार्य करें तो वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो उनको एक सामान्य दिशा देना प्रबंध का कार्य होता है। दूसरा महत्वपूर्ण महत्व है प्रबंध का, प्रबंध दक्षता बढ़ाता है। अब दक्षता क्या होती है, एक प्रबंधक का उद्देश्य संगठन की गतिविधियों को बेहतर नियोजित करना, आयोजित करना, निर्देशन करना, स्टाफिंग, नियंत्रण, यानी इस तरीके से वो प्रक्रिया अपनाता है कि लागत को कम से कम किया जा सके और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तीसरा महत्व है, प्रबंध एक गतिशील संगठन बनाता है। अब गतिशील क्या होता है,
जो चलता रहता है, वक्त के साथ बदलता रहता है। सभी संगठनों को ऐसे वातावरण में कार्य करना है जो लगातार बदल रहे हैं। प्रबंध लोगों को इन परिवर्तनों के अनुकूल बनाने में मदद करता है ताकि संगठन अपनी प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रखने में सक्षम रहे। तो संगठन को वातावरण के अनुसार कार्य कैसे करवा रहा है? प्रबंध करवाता है ताकि उसमें क्या रहे, वो प्रतिस्पर्धा में बड़ा रहे और आगे बढ़ता रहे। तो प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और महत्व लेते हैं, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। कैसे करता है? प्रेरणा, नेतृत्व के माध्यम से प्रबंध व्यक्तियों को समूह की सफलता के लिए टीम भावना, सहयोग और प्रतिस्पर्धा विकसित करने में मदद करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रबंध। एक और महत्व लेते हैं, प्रबंध समाज के विकास में मदद करता है। कैसे करता है? यह अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने में मदद करता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है, लोगों की अधिक भलाई के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाता है और विकास की ओर ले जाता है। तो प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी वो समाज के लिए अच्छे अच्छे उत्पादों और सेवाओं को भी लेके आता है, रोजगार के अवसर भी लाता है और उनकी भलाई के लिए बहुत सारे कार्य करता है। तो प्रबंध समाज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं प्रबंध की प्रकृति के बारे में कि प्रबंध की प्रकृति क्या है। प्रबंध का अध्ययन आधुनिक संगठनों के साथ समय की अवधि में विकसित हुआ है। प्रबंधकों के अनुभव और अभ्यास और सैद्धांतिक संबंधों के आधार पर, तो इन सब आधारों पर क्या किया गया है? प्रबंध का अध्ययन किया गया है, उसकी प्रकृति के बारे में जाना गया है। तो प्रबंध विज्ञान है या कला है या दोनों हैं? तो क्या है, आइए देखते हैं। एक कला के रूप में प्रबंध कैसे है? कला होती क्या है, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कला मौजूदा ज्ञान का कुशल और व्यक्तिगत अनुप्रयोग है। इसे अध्ययन, अवलोकन और अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। हम कहते हैं ना कि इसमें ये कला है, इसमें ये कला है, तो हर व्यक्ति विशेष में अपनी अपनी कलाएं होती हैं। अब कला की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? पहला है सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व। अब सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व क्या है? जैसे मान लीजिए नृत्य है, सार्वजनिक बोल हैं यानी पब्लिक स्पीकिंग, अभिनय या संगीत पर साहित्य क्या है? सर्वमान्य है, यानी हर जगह है वो। दूसरी विशेषता क्या है कला की? व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, यानी हर व्यक्ति में अपनी कला होती है और वो अपने हिसाब से उसका उपयोग करता है। जैसे कि मान लो 2 नृतक हैं, 2 वक्ता हैं, 2 अभिनेता हैं, 2 लेखक हैं, तो हमेशा अपनी कला के प्रदर्शन में भिन्न भिन्न होंगे, यानी सबके अंदर एक अपनी कला है, विशेषता है। अगर हम 2 अभिनेताओं को देखें तो दोनों का अभिनय बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होता है। तीसरी विशेषता कला की क्या हो सकती है? व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित होता है। अतः प्रबंध क्या है? एक कला है, क्योंकि यह उपरोक्त मानदंडों को संतुष्ट करता है, यानी एक प्रबंध में भी कला की वो सारी विशेषताएं होती हैं जो अभी हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं विज्ञान के रूप में प्रबंध कैसे कार्य करता है, या क्या प्रबंध विज्ञान भी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं विज्ञान होता क्या है। विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो कुछ सामान्य सच्चाइयों या सामान्य कानूनों के संचालन की व्याख्या करता है। अब विज्ञान की भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, तो क्या क्या हो सकती हैं वो? पहला है क्रमबद्ध ज्ञान समूह, यानी विज्ञान क्या है? एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है। अब क्रमबद्ध ज्ञान समूह कैसे? मान लीजिए एक सेब का पेड़ से ज़मीन पर गिरने की घटना को कैसे समझाया गया? गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा समझाया गया था। तो विज्ञान क्या है? एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है। दूसरी विशेषता क्या है विज्ञान के रूप में? परीक्षण पर आधारित सिद्धांत हैं इसके, यानी विज्ञान में क्या होता है, उसके जितने भी सिद्धांत हैं वो किस पर आधारित होते हैं? परीक्षण पर। जैसे कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को पहले अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है, फिर नियंत्रित स्थितियों में दोबारा प्रयोग के माध्यम से परीक्षण किया जाता है उसका, यानी परीक्षण करके उस पर सिद्धांत विकसित किए जाते हैं।
तीसरी विशेषता है सार्वभौमिक वैधता। तो विज्ञान की तीसरी विशेषता है कि वो सार्वभौमिक है, यानी उसकी वैधता हर जगह है। वैज्ञानिक सिद्धांत वैधता और अनुप्रयोग के लिए सार्वभौमिक हैं। प्रबंध को इसीलिए हम विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सारे उपरोक्त मानदंडों को संतुष्ट करता है। यानी प्रबंध विज्ञान की सारी विशेषताएं लेता है, यानी वह कला भी है और विज्ञान भी। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं, प्रबंध में कला और विज्ञान दोनों की विशेषताएं हैं। प्रबंध का अभ्यास एक कला है। हालांकि प्रबंधक बेहतर काम कर सकते हैं यदि उनका अभ्यास प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित हो और ये सिद्धांत प्रबंध के विज्ञान का गठन करते हैं। तो इसीलिए निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध में कला और विज्ञान दोनों की ही विशेषताएं हैं। तो ये दोनों है, यानी ये कला भी है और विज्ञान भी है। अब हम प्रबंध को एक पेशे के रूप में देखते हैं कि क्या प्रबंध एक पेशा भी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें पेशे की कुछ विशेषताएं जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पेशे की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली जो विशेषता होती है पेशे की, वो है भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। कैसे? मान लीजिए, यानी ये जितने भी पेशे होते हैं वो ज्ञान समूह पर आधारित होते हैं, जिन्हें किसी शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मुझे वकील बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कानून की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो एक परिभाषित ज्ञान समूह पर आधारित होते हैं ये। दूसरी विशेषता क्या होती है पेशे की, अवरोधित प्रवेश होता है इसमें। अवरोधित प्रवेश समझते हैं ना आप, यानी अवरोध यानी रुकावट के साथ होता है इसमें प्रवेश। कैसे? एक पेशे में प्रवेश एक परीक्षा के माध्यम से या एक शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के माध्यम से प्रतिबंधित है। यानी पेशे में आने के लिए आपको एक विशेष शैक्षिक योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, जैसे भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने के लिए उम्मीदवार को क्या करना पड़ता है, भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा आयोजित एक निर्दिष्ट परीक्षा को पास करना होता है। यानी जब आप वो परीक्षा पास करेंगे तभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशे में आ सकते हैं। और पेशे की क्या विशेषता होती है, यह एक पेशागत परिषद है। पेशागत परिषद समझते हैं आप? सभी व्यवसायों को एक पेशेवर संघ से संबद्ध किया जाता है जो प्रवेश को नियंत्रित करता है। यानी एक संघ बना दिया जाता है जो इसमें प्रवेश को क्या करता है, नियंत्रित करता है और अभ्यास का प्रमाण पत्र प्रदान करता है और उसको तैयार करता है और एक उसकी आचार संहिता को भी लागू करता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम सोच सकते हैं कि भारत में अभ्यास करने में सक्षम होने के लिए वकीलों को क्या करना पड़ता है, बार काउंसिल का सदस्य बनना पड़ता है जो उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। तो किसी भी पेशे को क्या किया जाता है, किसी संघ से संबंधित किया जा सकता है जो कि सारे नियम बनाता है, उसके बारे में आचार संहिता होती है। तो ये पेशे की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और विशेषता क्या है पेशे की, नैतिक आचार संहिता होती है किसी भी पेशे में। अब नैतिक आचार संहिता क्या है, सभी पेशे आचार संहिता से बंधे होते हैं जो अपने सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। उदाहरण के लिए, सभी डॉक्टर्स पेशे में आने के समय नैतिक अभ्यास की शपथ लेते हैं, यानी एक आचार संहिता बना देते हैं कि वो अपने पेशे का दुरुपयोग नहीं करेंगे, कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। उनको एक नैतिकता की शपथ दिलाई जाती है। और क्या है एक और विशेषता, सेवा का उद्देश्य। यानी पेशे में क्या होता है, सेवा का उद्देश्य होता है। किसी भी पेशे का मूल उद्देश्य समर्पित और प्रतिबद्ध सेवा प्रदान करके अपने ग्राहकों के हितों की सेवा करना है या उनके हितों की रक्षा करना होता है। एक वकील का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके मुवक्किल को न्याय मिले। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पेशे में मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सेवा करना, लाभ कमाना नहीं, सेवा करना। अब निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि प्रबंध किसी पेशे के सटीक मानदंडों को पूरा नहीं करता। हालांकि इसमें पेशे की कुछ विशेषताएं हैं। यानी प्रबंध जितने भी हमने अभी मानदंड पढ़े पेशे के, उन सबको तो पूरा नहीं करता, लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पेशे से संबंधित हैं। जैसे कि भारतीय प्रबंधन संस्थान है जो कि
प्रबंध की विशेष शिक्षा देता है, उसके भी कुछ नियम हैं, उसकी भी कुछ आचार संहिताएं हैं, लेकिन सारी विशेषताएं पेशे की प्रबंध में नहीं हैं। अभी ये उस तरफ जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं तो हैं पेशे की प्रबंध में, लेकिन ये पूर्ण रूप से पेशा नहीं है अभी। अब हम बात करते हैं प्रबंध के स्तरों के बारे में। अब प्रबंध के स्तर क्या होते हैं? प्रबंध एक सार्वभौमिक शब्द है जिसका उपयोग किसी उद्यम में व्यक्तियों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए किया जाता है जो रिश्तों के पदानुक्रम में एक साथ बंधे होते हैं। यानी एक सीक्वेंस होता है, एक पदों के अनुसार एक क्रम होता है जिसमें उन सबका आपस में संबंध होता है। जितने भी व्यक्ति उस संगठन में कार्य कर रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी को पूरा करने में सक्षम होने के लिए एक निश्चित मात्रा में अधिकार या निर्णय लेने का अधिकार सौंपा जाता है। यानी सभी व्यक्तियों को अधिकार भी दिए जाते हैं और उनकी एक जिम्मेदारी भी निश्चित की जाती है ताकि वो अधिकारों का दुरुपयोग ना कर पाएँ और जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है उसको वो पूरा कर पाएँ। अब यह अधिकार जिम्मेदारी संबंध व्यक्तियों को वरिष्ठ और अधीनस्थों के रूप में क्या कर देते हैं? बांधते हैं और एक संगठन में विभिन्न स्तरों को जन्म देते हैं। अब जब हमने अधिकार बांट दिए, जिम्मेदारी बांट दी, तो इससे क्या हुआ? संगठन में बहुत सारे स्तरों का जन्म हो गया। सामान्यतः किसी संगठन के पदानुक्रम में 3 स्तर होते हैं। यानी हमने जो जो उनको अधिकार दिए, जो जो उनकी जिम्मेदारी हैं, उसके आधार पर किसी भी संगठन में हमने क्या किया? 3 स्तर बना दिए। तो वो 3 स्तर क्या क्या हो सकते हैं? अब प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। पहला है उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा है मध्य स्तरीय प्रबंध, तीसरा है पर्यवेक्षीय या परिचालन प्रबंध। आइए इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध की। यह संगठन के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें कई नामों से पुकारा जाता है या जाना जाता है। इन्हें आमतौर पर चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। उच्च प्रबंध विभिन्न कार्यात्मक स्तरों के प्रबंधकों की एक टीम होती है जिसमें वित्त, विपणन आदि से प्रबंधकों का समावेश होता है। यानी बहुत सारे जो कार्यात्मक स्तर हैं उनके प्रबंधकों की एक पूरी टीम होती है इसमें। ये शीर्ष स्तर के प्रबंधक संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी इनका कार्य क्या होता है? उच्च स्तर के प्रबंधकों का संगठन का कल्याण करना और उसकी निरंतरता को बनाए रखना। यानी वो चलता रहे, बंद ना हो और उसका कल्याण होता रहे। ये अपनी उपलब्धि के लिए समग्र संगठनात्मक लक्ष्यों और रणनीतियों को तैयार करते हैं। वे व्यवसाय की सभी गतिविधियों और समाज पर इसके प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। शीर्ष प्रबंधक का कार्य बहुत ही जटिल और तनावपूर्ण है, संगठन के लिए लंबे समय और प्रतिबद्धता की मांग करता है। तो उच्च स्तर पर आप देख रहे हैं कि उच्च स्तर पर क्या होता है? सारे निर्णय लिए जाते हैं कि संगठन का लक्ष्य क्या रहेगा, रणनीतियाँ क्या होंगी और किस तरीके से पूरा का पूरा संगठन कार्य करेगा। तो ये बहुत ही जटिल और तनावपूर्ण कार्य होता है क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय उच्च प्रबंध ही लेता है। अब हम बात करते हैं प्रबंध के द्वितीय स्तर मध्यम स्तरीय प्रबंध के बारे में कि मध्यम स्तरीय प्रबंध क्या है। यह शीर्ष और निचले स्तर के प्रबंधकों के बीच की कड़ी होता है। वे शीर्ष प्रबंधकों के अधीनस्थ और प्रथम रेखीय प्रबंधकों के प्रधान होते हैं। वे आमतौर पर डिवीज़न हेड के रूप में जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए उत्पादन प्रबंधक। तो मध्य प्रबंधन और शीर्ष प्रबंधन द्वारा विकसित योजनाओं और रणनीतियों को लागू करने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। यानी मध्य प्रबंधन का काम क्या है? जो भी उच्च प्रबंधन ने योजनाएं बनाई हैं, रणनीतियां बनाई हैं, उनको किस तरीके से लागू किया जाएगा, किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा, ये किसका कार्य है? मध्यम स्तर का। और इसमें ज़्यादातर प्रबंधक आ जाते हैं जो जो किसी भी इकाई के प्रबंधक हैं, जैसे उत्पादन प्रबंधक हो गया। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? शीर्ष प्रबंधकों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को पूरा करना है। साथ ही वह पहली पंक्ति के प्रबंधकों की सभी गतिविधियों के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं।
तो मध्यम स्तर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए उनको क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, यानी मध्यम स्तरीय प्रबंध को जो उच्च स्तरीय प्रबंध है उनकी योजनाओं उद्देश्यों को लागू करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें चाहिए। पहला है शीर्ष प्रबंधन द्वारा तैयार नीतियों की व्याख्या, यानी उन्हें क्या करना होता है, जो भी शीर्ष प्रबंध है उन्होंने जो नीतियां तैयार की हैं उसकी वो व्याख्या करते हैं कि उन नीतियों का अर्थ क्या है, क्या चाहता है उच्च प्रबंध। फिर दूसरी बात, उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके विभाग में आवश्यक कर्मी हों, यानी जितने लोग उन्हें चाहिए अपने विभाग में उतने लोग हों उनके पास। तीसरा, उन्हें आवश्यक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सौंपना, यानी जो भी विभाग अध्यक्ष है वो क्या करेगा, जो भी उसके विभाग के कर्मी हैं उनको जो भी उनके कर्तव्य बनते हैं, जिम्मेदारियां बनती है, वो उनको सौंप देता है और क्या करता है, उन्हें वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यानी अब आपने उनको कर्तव्य और जिम्मेदारियां तो दे दी, लेकिन उनको उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेरित भी करना पड़ेगा। तो कौन करता है ये, मध्यम स्तरीय प्रबंध। संगठन के सुचारू संचालन के लिए अन्य विभागों के साथ सहयोग भी करना पड़ता है। तो मध्यम स्तर देख रहे हैं आप, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी ये उच्च स्तर और जो सबसे नीचे वाला स्तर है उसके बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इसके बिना संगठन क्या अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब प्रबंध के अंतिम स्तर यानी पर्यवेक्षी स्तर अथवा परिचालन प्रबंध के बारे में पढ़ते हैं। फॉरमैन और पर्यवेक्षक संगठन के पदानुक्रम में निचले स्तर पर आते हैं, यानी इस स्तर पर फॉरमैन और पर्यवेक्षक आते हैं। पर्यवेक्षक सीधे कार्यबल के प्रयासों की देखरेख करते हैं, ये नाम से ही आप समझ रहे हैं। पर्यवेक्षक मतलब जो उनके कार्यों की देखरेख करता है कि सारे कार्य लोग ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पर्यवेक्षी प्रबंध संगठन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये वास्तविक कार्यबल के साथ बातचीत करते हैं और श्रमिकों को मध्य प्रबंधन के निर्देशों पर क्या करते हैं, कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है निम्न स्तर, क्योंकि वास्तविक कार्य तो यही लोग कर रहे हैं, उनके साथ यही बातचीत करते हैं, क्योंकि अंतिम कार्य तो श्रमिक ही करेंगे ना। तो उनसे किस तरीके से कार्य कराना है, उनके कार्यों की देखरेख, तो ये किसका कार्य है, निम्न स्तर का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है ये भी। उनके प्रयासों के माध्यम से आउटपुट की गुणवत्ता यानी निर्गत की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है, सामग्री का अपव्यय कम किया जाता है और सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाता है। तो आप देख रहे हैं ना कि निम्न स्तर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्गत के लिए यानी आउटपुट की गुणवत्ता के लिए यही जिम्मेदार होता है। जो हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं यानी सामग्री को यूज़ कर रहे हैं उसको कम से कम प्रयोग किया जाए, अपव्यय कम किया जाए और सुरक्षा मानकों को बनाया जाए, ताकि किसी भी कर्मी को कोई नुकसान ना हो, कोई दुर्घटना ना हो जाए। कारीगरी की गुणवत्ता और उत्पादन की मात्रा श्रमिकों को कड़ी मेहनत, अनुशासन और वफादारी पर निर्भर करती है। यानी उन सब की गुणवत्ता जो भी है वो उत्पादन की मात्रा, उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और वफादारी पर निर्भर करती है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है प्रबंध का। तो आज हमने इस वीडियो में प्रबंध के महत्व, उसकी प्रकृति यानी वो कला है या विज्ञान है, और प्रबंध पेशा है या नहीं, और हमने प्रबंध के विभिन्न स्तरों के बारे में जाना। धन्यवाद।